ये है iPhone 11 जिसे मैंने जब दोबारा यूज़ किया तो मुझे एहसास हुआ कि इससे आउटडेटेड तो नहीं कहा जा सकता। मेरा मतलब बिल्कुल है तो ये 6 साल पुराना फ़ोन मगर ऑब्सोलीट बिल्कुल नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। आप में से जो लोग iPhone 17 यूज़ कर रहे हैं वो उसके नए हार्डवेयर को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे, मगर जिस चीज़ के साथ वो रोज़ इंटरेक्शन करते हैं वो हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर है। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को हर वक्त देख रहे होते हैं और वही सॉफ्टवेयर जो इस iPhone 17 Pro Max के ऊपर मौजूद है वही Core OS iOS 26 इस 6 साल पुराने फ़ोन के ऊपर भी मौजूद है। बिल्कुल, सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से हम दोनों को सेम नहीं कह सकते और सेम कहना तो पागलपन होगा। बट लेट्स सी कि आज 6 साल के बाद iPhone 11 किस हद तक यूजेबल है। क्या ये आजकल की मॉडर्न ऐप्स चला पाएगा और क्या कुछ इसके अंदर बदला है इस नई अपडेट के बाद, स्पेशली इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। मुझे खुद देखना था कि 2025 में ये फ़ोन कितना यूजेबल है, क्योंकि अगर ये वाकई ही आउटडेटेड होता तो एप्पल इसको खुद ही iOS 26 की सपोर्ट ही ना देता। क्लियरली एप्पल को सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि ये फ़ोन आज भी बहुत पावरफुल डिवाइस है और मैं खुद भी इस बात से एग्री करता हूँ। ये फ़ोन यूज़ करने से पहले मेरे जहन में ये था कि कहीं ना कहीं तो ये लैग करेगा, बट नहीं, ना कहीं ये लैग हुआ और ना मुझे इसने किसी लिहाज से तंग किया। फ़ोन लुक्स वाइज पुराना ज़रूर लगता है इसके इन मोटे बेजल्स की वजह से और इसकी इस मोटी नोच को देखकर आप 2019 में वापस चले जाते हो, लेकिन हैंड फील वाइज इट्स सो कंफर्टेबल। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सॉलिड है और इसके अंदर जो A13 बायोनिक चिप मौजूद है इट्स मोर देन इनफ डेली लाइफ के काम करने के लिए। अपने इस्तेमाल के दौरान मैंने इसके ऊपर गेमिंग की, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और कैमरा यूज़ करता रहा इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ देखने के लिए। और इसके बाद जो मेरी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये कि इसकी डिस्प्ले चूंकि 60 हर्ट्ज पर है तो एनिमेशन उतने स्मूथ नहीं और इसकी बैटरी हेल्थ बेशक 97% के ऊपर है, लेकिन इसकी माइलेज उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। बट इसमें सरप्राइज होने वाली भी कोई बात नहीं, बिकॉज विद टाइम बैटरीज डिग्रेड हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ों ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। जहाँ का मुझे अंदेशा था कि वहाँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा मुझे, वो चीज़ है कैमरा। कैमरा खोलते ही मुझे इसके अंदर कुछ खास देखने को मिला नहीं, मेरा मतलब वही अल्ट्रा वाइड लेंस और मेन लेंस। लेकिन जब मैंने फ़ोटोज़ देखी तो पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये 6 साल पुराने फ़ोन की फ़ोटोज़ हैं। और अगर इन फ़ोटोज़ को मैं सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करता हूँ तो फिर शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये किस फ़ोन की फ़ोटोज़ हैं। लेकिन जब मैं इनको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ तो वाज़े तौर पर ओवर शार्पनिंग और थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल टेक्सचरिंग नज़र आती है मुझे। लेकिन ऑनेस्टली ये 2019 का फ़ोन है, इसके अंदर 200 मेगापिक्सल सेंसर की एक्सपेक्टेशन रखना तो गलत बात है। फ़ोटोज़ को देखते ही आप समझ जाते हो कि ये किसी आईफोन की फ़ोटोज़ हैं। इट हैज़ दैट लुक, नेचुरल कलर्स, स्ट्रॉन्ग HDR और कंसिस्टेंट आउटपुट। और जब कैमरा ऐप के अंदर आप लेंस स्विच करते हो तो जो लेंस स्विचिंग का प्रोसेस है अब भी बड़ी स्मूथ है, हत्ता कि कुछ नए एंड्रॉयड फ़ोन से भी ज़्यादा स्मूथ। इसके अंदर आप डिजिटली 5x तक जूम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 12 मेगापिक्सल सेंसर से आप कितना ही डिजिटल जूम कर लोगे, इसकी भी अपनी हदें हैं। iOS 26 के इस नए कैमरा लेआउट के साथ सब कुछ मिनिमल लग रहा है, साफ और अनक्लटर्ड। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स तो अब नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो से आपको चाहिए होते हैं वो आपकी नज़रों के सामने ही होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे तो वो भी ईजी टू एक्सेस हैं इन डेडिकेटेड स्लॉट्स के अंदर। ओवरऑल पर्सनली मुझे ये लेआउट काफ़ी पसंद आया है। Photos are still decent like I said, but what about videos? मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों कैमरास 12 मेगापिक्सल सेंसर्स हैं। मेन लेंस f1.8 और अल्ट्रा वाइड f2.4 के एपर्चर के साथ हैं। इन कैमरास की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर आप 2025 में यूट्यूब या व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उस काम के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी रहेगा। ये 13 मिलीमीटर का अल्ट्रा वाइड लेंस GoPro के जैसा लग रहा है। कलर्स और डायनामिक रेंज भी बहुत ज़बरदस्त है और ये देखिए यकीन नहीं आएगा आपको कि ये कोई 6 साल पुराने फ़ोन की वीडियो है। अल्ट्रा वाइड छोड़ के जो इसका 1x मेन कैमरा है उसकी स्टेबलाइजेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त कि अगर आप इसको आजकल के मिड रेंज फ़ोन्स की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के साथ कंपेयर करते हो तो आपको वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि यार इतनी भी तो अच्छी नहीं हो सकती इसकी वीडियो क्वालिटी, तो हाँ सही सोच रहे हैं आप। जब मैंने फुटेज को लैपटॉप के ऊपर देखा तो फ्लॉज नज़र आने शुरू हो गए, ओवर शार्पन डिटेल्स और फोटोज़ की तरह आर्टिफिशियल स्किन टेक्सचर्स वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी हम में से कितने लोग अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को रोज़ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। एग्जैक्टली, फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देखो तो ये चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आती। इसका पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी डिसेंट सा है, फिर चाहे वो रियर कैमरा का हो या फिर सेल्फी कैमरा का। नए आईफोन्स जैसी प्रिसिशन तो नहीं है, हेयर एजेस और फाइन डिटेल्स अब भी मेस्ड अप होती हैं, लेकिन चेहरे के ऊपर लाइटिंग बहुत खूबसूरत तरीके से हैंडल करता है ये फ़ोन आज के दिन भी। डायनामिक रेंज के हवाले से अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, खासकर जब लाइटिंग ट्रिकी हो, लेकिन नॉर्मल डे लाइट में ये काफ़ी बैलेंस शॉट्स देता है। कलर्स, हाइलाइट्स और शेडोज़ को उतना मैनेज कर पा रहा है जितना एक 12 मेगापिक्सल्स f2.4 सेंसर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सारी फ़ोटोज़ एक 2019 के फ़ोन के हिसाब से बेहतरीन नज़र आती हैं।
लेकिन जहाँ जहाँ पर ये वाइट बैलेंस को मेस्ड अप करेगा या फिर जब आप इसकी लो लाइट की फोटोज देखेंगे तो ये आपको बता देता है कि वाकई मैं 6 साल पुराना हूँ। और हाँ, अगर आप मेरी तरह हो और अक्सर अपने फ़ोन के लेंसेज को साफ करना भूल जाते हो तो आपको ये ड्रीमी सा हाइलेशन इफेक्ट्स बिल्ट इन मिलेगा, बेशक गलती से, लेकिन ये आपकी फुटेज को सिनेमैटिक फील दे देगा। फ्रंट कैमरा भी बेहतरीन है। नॉर्मल सेल्फीज हों या फिर पोर्ट्रेट सेल्फीज, दोनों ही शार्प, बैलेंस्ड और नेचुरल कलर्स के साथ होती हैं। इस iPhone 11 से आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, फिर चाहे वो 24 FPS हो, 30 FPS या फिर 60 FPS, यू हैव इट। और फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, या फिर यूँ कहो कि उस पार्ट की जो रिमाइंड करवाएगा आपको कि ये फ़ोन वाकई पुराने दौर का है। इस फ़ोन का डिस्प्ले, वही बड़े बड़े बेजल्स और ये बड़ी सी नॉच जिसे भुलाना इतना आसान नहीं। ये लिक्विड रेटिना IPS LCD है जिसकी ब्राइटनेस 625 निट्स तक जाती है। इंडोर्स में तो ये ठीक काम करेगी, लेकिन फिर जैसे ही आप इसको बाहर धूप में लेकर जाएंगे तो आपको अपनी आंखें छोटी करके देखना पड़ेगा इसको। लेकिन कलर और क्लैरिटी के हिसाब से इट्स फाइन। शार्पनेस भी ठीक है, I mean इतनी है कि आपको इंडिविजुअल पिक्सल्स नहीं नजर आते, और कलर्स भी ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी मिड रेंज फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आपको अपनी एज दिखाने लग जाएगा। IPS पैनल होने की वजह से इसके ब्लैक्स उतने डीप नहीं हैं और एंगल से देखने पर आपको ग्रेश टिंट भी नजर आएगा। लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए जैसे कि स्क्रॉलिंग, वीडियोस, सोशल मीडिया, ये डिस्प्ले गुड इनफ है। और हाँ, मैं आपको याद करवाता चलूँ कि इस फ़ोन के अंदर सिर्फ 4 GB की रैम मौजूद है, सिर्फ 4। लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर किसी भी नए एंड्रॉयड फ़ोन को टक्कर दे सकते हैं। इसके अंदर मौजूद A13 बायोनिक चिप जो कि 7 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बने हैं, आज भी इस फोन को काफी रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। अगर एफिशिएंसी को साइड पे रखें तो ये चिपसेट आज भी क्वालकॉम की 7 सीरीज के मुकाबले की है। एनिमेशंस, एप्स ओपनिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के अंदर आपको थोड़ा बहुत लैग जरूर नजर आएगा, मगर इतना नहीं कि आप इसको अनयूजेबल कहो। मैंने इसके ऊपर गेम्स भी खेली हैं और ऑप्टिमम सेटिंग्स के अंदर मुझे कहीं पर ये नहीं लगा कि ये फोन स्ट्रगल कर रहा हो। एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, कोई फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं और कोई मेजर ओवरहीटिंग भी नहीं नजर आई मुझे। गर्म ये फोन तब होता है जब आप इससे बाहर वीडियोस या फोटोज शूट करते हो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जो कि समझ आने वाली बात है इस 6 साल पुराने फोन के हिसाब से। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। मेरे इस यूनिट के ऊपर इसकी बैटरी लाइफ डिसेंट इनफ है। इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट अपनी बैटरी हेल्थ के हिसाब से इट्स गुड इनफ। और iOS 26 के ऊपर मुझे 3 से 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, जो कि अपडेट से पहले भी तकरीबन इतना ही था। कुछ लोग शिकायत ज़रूर कर रहे हैं कि उनकी बैटरी लाइफ iOS 26 की अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, लेकिन मेरे केस में इट्स स्टेबल। चार्जिंग वो जगह है जहां पर आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसको 50% तक चार्ज होने में 25 से 30 मिनट तक लग सकते हैं इसकी लाइटनिंग 2.0 केबल के साथ। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, या फिर यूं कहो हैंड फील की। जैसे ये फ़ोन मैंने दोबारा अपने हाथ में उठाया तो इट फेल्ट सो कंफर्टेबल, फेमिलियर सा महसूस हुआ। कुछ तो इसके साइज़ की वजह से और कुछ बिकॉज ये सॉफ्ट और ये राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से, जो कि इस तरह से कर्व्ड हैं कि आपके हाथ के अंदर चुभते नहीं। इसका बैक ग्लास ग्लॉसी ज़रूर है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर केस नहीं डालते तो इसकी ग्लॉसी होने की वजह से आपके हाथ के ऊपर ये थोड़ा सा चिपका रहता है। बिल्कुल अजीब लग रहा होगा सुन के, लेकिन दैट्स ट्रू। और ये ग्लॉसी लुक इस ब्लैक कलर के साथ काफ़ी प्रीमियम लगती हैं, स्पेशली तब तक जब तक ये फिंगरप्रिंट से गंदा ना हो जाए, जो कि इसने होना ही है। वेट के हिसाब से ये फ़ोन वजनी ज़रूर लगता है, मगर यही हेफ्टीनेस इसको प्रीमियम फील भी दे रही है। और हाँ, इस फ़ोन को IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन हासिल है। और फिर आता है इसका ये म्यूट स्विच विच एवरीबडी लव्स। अगर आप एंड्रॉयड से इस फ़ोन के ऊपर आओगे तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर को ज़रूर मिस करोगे, लेकिन इसकी फेस आईडी इट्स रियली फास्ट, रिलायबल और फिंगरप्रिंट सेंसर से भी कन्वीनियंट फील होती है, स्पेशली जब आपकी उंगलियां गीली हों। स्पीकर्स भी अच्छे हैं, ज़्यादा बेस हैवी नहीं है, लेकिन क्लियर, क्रिस्प और बैलेंस लगते हैं। लेकिन इसके हैप्टिक्स सीरियसली दे आर अमेजिंग। अब आखिर में बस इतना कहूँगा, iPhone 11 इतने सालों बाद भी अभी भी पूरी तरह से यूजेबल है। मेरा नाम है मुबशिर, आप देख रहे हैं मूवीट्रॉन। अब अगर आप मुझे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।